नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, अच्छे लेवल के लिए हैं, वही क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, विज्ञान यानी साइंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हर एग्जाम के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होते हैं वो विज्ञान से पूछे जाते हैं। कहने के लिए तो मैं आपको फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, लेकिन जितनी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगा 100 से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। मतलब आपको कम समय में 100 क्वेश्चन याद होने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि नाइट्रोजन गैस और आर्गन गैस, ये विद्युत बल्ब के अंदर भरी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का फ्रेंड जो सिंबल होता है वो N होता है और इसका जो परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स आर्गन आया है, आर्गन का सिंबल होता है AR और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो 18 होता है। और मैंने आपको बताया कि विद्युत बल्ब के अंदर नाइट्रोजन और आर्गन गैस भरी होती है। मैं आपको ये समझाऊंगा कि क्यों भरते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है वो कुछ इस तरह का होता है देखने में, ठीक है, इस तरह का होता है इलेक्ट्रिक बल्ब। और यहाँ पे फ्रेंड इसका फिलामेंट होता है, फिलामेंट को हम तंतु भी बोलते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है इसकी खोज किसने करी थी, तो आपका आंसर होगा थॉमस एडिसन, वैज्ञानिक का नाम था। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, थॉमस एडिसन जो थे ये वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब की खोज करी थी। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि ये जो फिलामेंट है यानी जो तंतु है ये किसका बना होता है, तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा ये टंगस्टन का बना होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये टंगस्टन का बना होता है फिलामेंट। ठीक है, टंगस्टन ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो टंगस्टन है जिसका फिलामेंट बना होता है बल्ब का, या बोल सकते हो तंतु बना होता है, तो हम टंगस्टन का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम किसी और धातु का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, या हम किसी और तत्व का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हम टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि फिर जो टंगस्टन होता है ना, इसका जो गनलाक होता है जिसे हम मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है, गनलाक हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, ये सबसे ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, ये होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जो टंगस्टन है इसका गनलाक सबसे ज़्यादा होता है, या बोल सकते हो मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है? 3422 होता है, डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पे टंगस्टन की बात हुई है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में SSC में रेलवे में पूछा गया है कि टंगस्टन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 74 होता है। ठीक है, 74 होता है। इससे ज़्यादा फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट होता है, टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? फ्रेंड्स ये W होता है। ठीक है, W जो है ये सिंबल होता है टंगस्टन का। फ्रेंड्स ये मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी बल्ब के बारे में, जितने क्वेश्चन बताए सब आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। अब हम बात करते हैं कि हम आर्गन का प्रयोग क्यों करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए कि जो आर्गन और नाइट्रोजन है ये एक तरह का अक्रिय गैस है। ये जो आर्गन है यहाँ पे मैंने लिखा है, जिसका मैंने आपको सिंबल AR बताया है और एटॉमिक नंबर 18 बताया है, ये एक तरह का अक्रिय गैस है। यहाँ पे लिख देता हूँ, एक तरह का अक्रिय गैस है जिसे कि हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं। अक्रिय गैस है और अक्रिय गैस को हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं। इसका फायदा फ्रेंड्स ये होता है अक्रिय गैस होने का, क्योंकि ये कोई भी अंदर ना बल्ब के अंदर रासायनिक प्रक्रिया नहीं होने देता। रासायनिक प्रक्रिया नहीं होता, इससे फ्रेंड्स क्या होता है कि ये जो फिलामेंट है ना, फिलामेंट है, और यहाँ पे जो फ्रेंड्स कोई भी गैस जो होती है जैसे ऑक्सीजन होती है, ये क्या करता है? रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, रिएक्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि आर्गन जो है ये रिएक्ट नहीं होने देता। ठीक है, अगर ऑक्सीजन इस तंतु के साथ फ्रेंड्स अगर रिएक्ट हो गया ना, अगर हम ये आर्गन नहीं डालेंगे, तो फ्रेंड्स मैं आपको समझाता हूँ, ऑक्सीजन जो है ये टंगस्टन के साथ रिएक्ट हो जाएगा। ठीक है, और रिएक्ट होने पे ये टंगस्टन ऑक्साइड बना देगा। अगर टंगस्टन ऑक्साइड बन गया तो फ्रेंड्स ये जो बल्ब है ना ये रोशनी पैदा करना बंद कर देगा और ये जो तंतु है या जो फिलामेंट है ये टूट जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स हम आर्गन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आर्गन एक अक्रिय गैस है, ये अंदर ऑक्सीजन का और टंगस्टन का रिएक्शन नहीं होने देता। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि नाइट्रोजन क्यों इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड नाइट्रोजन हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि नाइट्रोजन जो होता है ये जो फिलामेंट है के साथ रिएक्शन नहीं करता है पहली बात, और अंदर जो फ्रेंड्स हीट होता है ना, इस हीट को बाहर करता है। ठीक है, और इससे क्या होता है फ्रेंड्स, अंदर हीट कम होगा और ये जो फिलामेंट है यानी जो तंतु है इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। ठीक है, इससे क्या होता है फ्रेंड्स, जो बल्ब है काफ़ी दिनों तक चलता है। ये पूरी जानकारी थी फ्रेंड्स इसमें, और जितने मैंने आपको एडिशनल पॉइंट बताए हैं ना सब अपने आप में इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जब लोहे पर जंग लगता है तो उसके वजन पर क्या फर्क पड़ता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, बढ़ जाता है। कभी भी फ्रेंड्स कोई लोहा होता है ना, जैसे कोई लोहे की पाइप लगा लो, ठीक है, जैसे लोहे की पाइप है, अगर इसके ऊपर जंग लग जाएगा ना तो इसका जो वजन होगा ना फ्रेंड्स वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जंग लगने को हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी बोलते हैं, ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन भी बोलते हैं जंग लगने को, ठीक है। मैंने आपको बताया कभी भी किसी भी चीज के ऊपर जैसे लोहा है अगर उस पर जंग लग रहा है तो उसका वजन बढ़ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है कि जो जंग लगना होता है, लोहे पे जो जंग लगना होता है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, या पूछा जाता है केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है, यहाँ पे लिख देता हूँ Fe2O3, ठीक है, एक्स मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, ये रासायनिक सूत्र है जंग लगने का, ठीक है। या बोल सकते हो रस्टिंग ऑफ आयरन का ये रासायनिक सूत्र है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि आपसे ना एक एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जंग लगता है इसको बचाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो फ्रेंड्स हम जिंक का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जिंक का प्रयोग करते हैं ताकि जंग ना लगे। इस प्रक्रिया को, जिंक का प्रयोग करना और लोहे को जंग से बचाना, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? एग्जाम में पूछा जाता है। आपका आंसर होगा गैल्वेनाइजेशन, ठीक है, ये आपको याद रखना है, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं इसको। और एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है कि गैल्वेनाइजेशन में हम किस धातु का प्रयोग करते हैं? जिंक का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जिंक को हम हिंदी में जस्ता भी बोलते हैं, ठीक है, जस्ता भी बोलते हैं, और ये इसका सिंबल होता है Zn। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, किस धातु की मिलावट से बनी मिश्र धातु को संलय या संरस या बोल सकते हो इंग्लिश में एमलगम कहते हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, पारा। पारा से मिला हुआ कोई भी जो मिश्र धातु होता है ना उसको संलय बोलते हैं, या बोल सकते हो संरस बोलते हैं, और इंग्लिश में अमलगम बोलते हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे पारा आया है, ठीक है, पारा को हम मरकरी भी बोलते हैं, ठीक है, मरकरी। फ्रेंड्स मरकरी जो है ना एक तत्व है। फ्रेंड्स ये जो मेरी बात ध्यान समझना, मरकरी ना एक प्लैनेट का नाम भी है, या बोल सकते हो ग्रह का नाम भी है, लेकिन ये इस प्लैनेट या ग्रह की बात नहीं हो रही। मरकरी जिसको हिंदी में पारा बोलते हैं ये एक तत्व है, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। मरकरी का फ्रेंड जो सिंबल होता है ये Hg होता है, ये भी आपने याद रखना है। और इसका जो फ्रेंड्स परमाणु क्रमांक होता है ये 80 होता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो पारा है ना ये धातु है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बनता है कि वह कौन सा धातु है जो कि तरल होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। तो आपका आंसर होगा पारा जो धातु है ये ऐसा धातु है जो कि रूम टेम्परेचर पे तरल अवस्था में होता है, या आप बोल सकते हो लिक्विड होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। और मैंने आपको बताया कि पारा धातु के मिलावट से बना कोई भी मिश्र धातु जो होता है उसे एमलगम बोलते हैं, या बोल सकते हो संलय बोलते हैं, या बोल सकते हो संरस बोलते हैं। मिश्र धातु को हम एलॉय भी बोलते हैं, ठीक है। और एक तरह का मिक्सचर होता है धातु का और अधातु का, ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण पित्तल, जिसे कि हम ब्रास भी बोलते हैं, का रंग फीका हो जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड हमारे वायुमंडल में होता है। इस गैस की उपस्थिति के कारण फिर जो पित्तल होता है ना, आप ये देखते हो उसका जो रंग है ना धीरे धीरे उड़ना शुरू हो जाता है, मतलब वो रंग जो होता है फीका हो जाता है। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है। फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हाइड्रोजन सल्फाइड आया है। इसका जो फ्रेंड्स रासायनिक सूत्र होता है यानी केमिकल फॉर्मूला होता है वो H2S होता है, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई थी पित्तल की, जिसे कि हम ब्रास भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया कि फ्रेंड्स ये एक तरह का एलॉय है, ठीक है, एलॉय है। और ठीक है, और मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि एलॉय की डेफिनेशन क्या होती है। एलॉय की डेफिनेशन को फिर से बता देता हूँ, इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि ये एक मिक्सचर होता है धातु का और अधातु का, ठीक है, एलॉय, ठीक है। अब बात हुई है पीतल की, मैंने आपको बता दिया कि उपधातु है। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पीतल है यानी कि जो ब्रास है इसमें कौन कौन से धातु का ये मतलब मिश्रण होता है। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें होता है कॉपर, ठीक है, कॉपर होता है, और जिंक होता है। कॉपर का सिंबल Cu होता है, जिंक का सिंबल Zn होता है, ठीक है। ये कॉपर का और जिंक का, कॉपर को हिंदी में हम तांबा बोलते हैं, ठीक है, तांबा, और जस्ता का ये
मिश्रण होता है। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने तो आपको बता दिया कि कॉपर और जिंक का ये एलॉय होता है। हम ये भी पूछ लेते हैं कि कॉपर कितने प्रतिशत होता है और जिंक कितने प्रतिशत होता है। तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, कॉपर सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, ये होता है 67%। ठीक है, 67% होता है, और जो जिंक होता है ये होता है 33%। ठीक है, मतलब फ्रेंड्स जितनी भी आपको मैंने एडिशन को इन्फॉर्मेशन दी है सब इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स यहाँ पे ना एक बात हुई थी वायुमंडल की। आप सभी को पता है कि वायुमंडल क्या होता है। वायुमंडल को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। जैसे हमारा फ्रेंड्स ये प्लैनेट अर्थ है, ये हमारा ग्रह है पृथ्वी, इसके ऊपर जो फ्रेंड्स हवा वाला जो हिस्सा होता है ना, इसको हम वायुमंडल बोलते हैं या बोल सकते हैं एटमॉस्फेयर बोलते हैं। हमारा जो वायुमंडल है फ्रेंड्स, इसमें 5 परतें हैं मुख्य तौर पे। ठीक है, सबसे नीचे वाला जो परत होता है फ्रेंड्स, उसको हम बोलते हैं क्षोभ मंडल। ये आपने ध्यान रखना है, सबसे नीचे वाले को बोलते हैं क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर होता है समताप मंडल। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है। समताप मंडल के ऊपर होता है मध्य मंडल। मध्य मंडल के ऊपर होता है तापमंडल, और तापमंडल के ऊपर होता है बाह्य मंडल। मतलब मैंने आपको ये 5 परतें बताई, मतलब 5 लेयर्स बताई हैं एटमॉस्फेयर के। पहला बताया मैंने आपको सबसे नीचे वाला क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर तापमंडल और फिर बाह्य मंडल। फिर जितनी भी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप एक कॉपी में नोट करते जाओ, सभी अपने आप में एक क्वेश्चन है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए एक अच्छे लेवल के लेके आया हूँ, जो कि फ्रेंड्स हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। कोई भी बड़ा सा बड़ा एग्जाम दे दो, छोटा एग्जाम दे दो फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं, जो मैं आपके लिए आज लेकर आया हूँ। ठीक है, और मैं आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, बेस्ट क्वालिटी का पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स। आप जितने मर्जी पैसे खर्च कर लो, दिल्ली चले जाओ फ्रेंड्स, इससे बेस्ट आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भूरा कोयला किस प्रकार के कोयले को कहते हैं। सही आंसर इसका ऑप्शन सी लिग्नाइट। जो लिग्नाइट कोयला होता है ये कोयले का एक प्रकार होता है लिग्नाइट। ठीक है, और इसी को भूरा कोयला कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे एग्जाम में फ्रेंड्स पूछा जाता है कि कोयले के मेनली कितने टाइप्स होते हैं। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कोयले के मेनली 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक होता है एंथ्रासाइट। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर था ना फ्रेंड्स वो लिग्नाइट था। अब मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कोयले के मेनली 4 टाइप होते हैं। एक होता है एंथ्रासाइट, दूसरा होता है फ्रेंड्स बिटुमेंस, ठीक यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, तीसरा होता है लिग्नाइट, चौथा होता है पीट। ये 4 तरह के कोयले के प्रकार होते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे उच्च प्रकार का कोयला कौन सा होता है, तो सबसे उच्च प्रकार का कोयला होता है एंथ्रासाइट। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब मैंने आपको बताया कि फ्रेंड्स जो एंथ्रासाइट है सबसे उच्च प्रकार का कोयला होता है, तो मैंने क्यों बताया आपको ये कैसे उच्च प्रकार का कोयला है। तो फ्रेंड्स देखो, जो कोयले की जो क्वालिटी होती है, मतलब क्वालिटी की जो कौन सा कोयला कितना उच्चतम है, वो डिसाइड करते हैं कि उसमें कितना कार्बन का मात्रा है। ठीक है, जिस कोयले में सबसे ज़्यादा कार्बन का मात्रा होगा वो सबसे अच्छा कोयला होगा। तो वैसे ही फ्रेंड्स ये जो एंथ्रासाइट है ये सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला है, या बोल सकते हो सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला है, क्योंकि एंथ्रासाइट कोयला में जो फ्रेंड्स कार्बन की मात्रा होती है वो होती है 90 से लेके 98% तक। ठीक है, ये जो वैल्यू यहाँ पे मैं आपके लिख रहा हूँ ये अप्रॉक्स वैल्यू है। ठीक है, मतलब कहीं कहीं किसी बुक में आपको आगे पीछे मिल सकता है। ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू होती है। ठीक है, मतलब सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला क्या है, एंथ्रासाइट। वैल्यू होती है 90 से 98% तक इसमें कार्बन पाया जाता है। दूसरे नंबर पर फ्रेंड्स आता है बिटुमेंस। बिटुमेंस में जो फ्रेंड्स कार्बन की मात्रा होती है वो 80% तक होती है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, ये जो वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है 80%, ये 5 से 10% आगे पीछे हो सकती है, हर बुक में अलग अलग होता है। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आता है फ्रेंड्स लिग्नाइट कोयला। इसमें जो फ्रेंड्स कार्बन की मात्रा होती है 40 से लेकर 60% तक होती है, और सबसे बेकार क्वालिटी का कोयला होता है पीट कोयला। ठीक है, इसमें फ्रेंड्स जो कोयले की इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है फ्रेंड्स वो 30% से कम ही होती है। ठीक है, तो मैंने आपको 4 तरह के कोयले बता दिए, और इसकी जो क्वालिटी डिपेंड करती है वो कार्बन की मात्रा से डिपेंड करती है। जिसमें ज़्यादा कार्बन होगा अच्छा कोयला होगा, इसलिए एंथ्रासाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी विद्युत ऊर्जा। जो बैटरी होता है ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। बैटरी मैंने आपको बताया रासायनिक को किस में कन्वर्ट कर रहा है, विद्युत में। रासायनिक ऊर्जा को हम केमिकल एनर्जी भी बोलते हैं, केमिकल एनर्जी भी बोलते हैं, और ये विद्युत ऊर्जा को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बोलते हैं। और मैंने आपको बताया बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड्स हमारे घर में जो इन्वर्टर होता है, ठीक है, इन्वर्टर होता है, साथ में एक बैटरी लगी होती है। ठीक है, इस तरह की बैटरी होती है और साथ में एक इन्वर्टर लगा होता है। ये इन्वर्टर में ऐसा 2 टर्मिनल होते हैं, प्लस माइनस, ये इन्वर्टर में जाता है। ठीक है, तो आप ये देखते हो फ्रेंड्स इसके अंदर ना ये क्या होता है, रासायनिक
मतलब इसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता है, या आप बोल सकते हो उसके अंदर एक रासायनिक प्रक्रिया होता है। ये रासायनिक प्रक्रिया क्या करता है फ्रेंड्स, बिजली पैदा करता है। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि जो बैटरी होता है ये रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में। एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड्स आपके पास मोबाइल फोन होता है, ठीक है, आपका मोबाइल फोन कैसे चलता है, आपके मोबाइल फोन के अंदर एक बैटरी लगी होती है, ठीक है, बैटरी लगी होती है। अब ये बैटरी जो होता है ना फ्रेंड्स, बैटरी के अंदर, इस बैटरी का नाम होता है लिथियम पॉलीमर बैटरी। इस बैटरी के अंदर फ्रेंड्स रासायनिक प्रक्रिया होता है, ठीक है, या बोल सकते हो रासायनिक प्रक्रिया होगा। तो रासायनिक प्रक्रिया होने से ये विद्युत पैदा करता है जिससे कि आपका मोबाइल फोन चलता है। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल था, तो आपको याद रखना है बैटरी जो होता है रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा में। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि घरों में जो बैटरी होती है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपका आंसर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है। और इसका जो फ्रेंड्स फार्मूला होता है वो H2SO4 होता है, मतलब रासायनिक सूत्र क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, H2SO4। ये भी आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन करवा रहा हूं। कहने के लिए 20 क्वेश्चन है लेकिन 100 से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जब आपकी 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, सभी क्वेश्चन एक बार फिर से रिवीजन भी करवाने वाला हूं, ताकि फ्रेंड्स आपको सभी के सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में अच्छे से समझ में आ जाए और याद भी हो जाए। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने आपके लिए 10 क्वेश्चन का ऑनलाइन टेस्ट भी रखा है। मैं आपको इतनी शॉर्ट ही देता हूँ फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखने के बाद एक एक क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में याद होने वाले हैं, ठीक है। और मेरा एक करंट अफेयर का चैनल भी है, बहुत एक्सपर्ट लेवल करंट अफेयर पढ़ाया गया है वहाँ पे, रवि स्टडी, यहाँ पे लिख देता हूँ रवि स्टडी IQ GK 2.0 लगा के सर्च करना है। बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी का यहाँ पे करंट अफेयर पढ़ाया गया है। करंट अफेयर के साथ PDF भी दिया जाता है। PDF जो होगा ना वो बिल्कुल हटके है, वहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। किसी भी PDF में फ्रेंड्स एक्सप्लेन नहीं किया होता, लेकिन इस PDF पे सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसे भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, रवि स्टडी IQ GK 2.0। और मेरा फेसबुक टेलीग्राम चैनल का नाम है रवि स्टडी IQ GK, उसे भी आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है हमारा, बारिश से पहले बादल काले क्यों हो जाते हैं। फ्रेंड्स आप कभी भी देखते हो कि कभी भी बारिश हो रही होती है बाहर, ठीक है, बारिश का मौसम होता है, आप देखते हो जो बादल होता है ना बारिश से पहले वो काले रंग का हो जाता है। तो हमसे पूछा गया कि बारिश से पहले बादल काले क्यों हो जाते हैं, तो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। हम जानते हैं कि बादल में पानी की असंख्य छोटी छोटी बूंदें होती हैं। कुछ बादलों में इन बूंदों की संख्या बहुत अधिक होती है, तो कई बादलों में बहुत कम होती है, ठीक है। फ्रेंड्स पूरा पढ़ने के बाद ना मैं आपको शॉर्ट में समझा दूंगा, ठीक है। पहले मैं रीड कर लेता हूँ पूरा कि मैंने क्या लिखा है। कुछ बादल सफ़ेद रंग के होते हैं तो कुछ काले रंग के या भूरे रंग के दिखाई देते हैं, लेकिन बरसने वाले बादल आमतौर पर काले दिखाई देते हैं। इसका मुख्य कारण क्या है। इसका मुख्य कारण यह है कि फ्रेंड जब किसी वस्तु पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, परावर्तित को हम रिफ्लेक्ट बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं, हो जाता है, और कुछ वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। सफेद बादल अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती हैं। यदि कोई बादल उस पर पड़ने वाले प्रकाश को पूरी तरह से अवशोषित कर लेती है तो वह काले रंग की दिखाई देती है। वास्तव में काला रंग कोई नहीं होता, प्रकाश के 7 रंग होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बता रखा हूं कौन से 7 रंग होते हैं, विवग्योर, ठीक है। जब किसी वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तो वस्तु काले रंग की दिखाई देती है। जो बादल सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं वह सफेद रंग के दिखाई देते हैं, लेकिन जो प्रकाश अवशोषित हो जाते हैं वह काले रंग के दिखाई देते हैं। बरसने वाले बादलों में पानी की असंख्य बूंदें होती हैं जहां घनत्व बहुत ज्यादा होता है, जो प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए बरसने वाले बादलों का रंग काला दिखाई देता है। आकाश में जब ऐसे बादलों की संख्या अधिक होती है तो दिन में भी अंधकार हो जाता है, क्योंकि ये बादल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और उसे धरती पर नहीं आने देते, ठीक है। फ्रेंड्स ये तो मैंने डिटेल में लिखा था, अब मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं कि मैंने आपको क्या समझाया है। फ्रेंड देखो, ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है, आप सभी को पता है पृथ्वी है, यहाँ पे हम रह रहे हैं, ठीक है। मैं कुछ बस 10 सेकंड लूंगा समझाने में, ठीक है। यहाँ पे हम रह रहे हैं, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, ठीक है। आप सभी को पता है कि फ्रेंड्स यहाँ पे सूर्य है, ठीक है, जैसे आप सन बोलते हो, यहाँ पे सन है, यहाँ पे बादल है, समझ लो फ्रेंड्स, ठीक है, यहाँ पे बादल है, ठीक है। अब एज्यूम करना है जो सिचुएशन मैं क्रिएट कर रहा हूँ। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ से सूर्य की किरणें आ रही हैं, अगर यहाँ पे बादल घनत्व बहुत ज़्यादा होगा तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि क्या होगा, ये जो किरणें हैं ये वापस को पीछे चली जाएंगी, ठीक है। कुछ किरणें पीछे चले जाएंगी मुड़ के, ठीक है ना, मतलब कि क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, जैसे आप बोल रहे हो परावर्तित हो जाएगा, ठीक है। और कुछ क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे अब्जॉर्व हो जाएगा, मतलब कि जो बादल है इसे अपनी तरफ अब्जॉर्व कर लेगा, ठीक है। तो क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा कि जो
किरणें हैं वो पहुंच नहीं पाएंगी, ठीक है, नीचे किरणें नहीं पहुंच पाएंगी। अब आप सभी को पता है कि फ्रेंड्स अगर जहाँ पे लाइट नहीं होगा तो वो चीज़ें अपने आप ही काली नजर आएगी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर कोई भी जो मतलब कि स्पेस में जाता है उसे बाहर का स्पेस कैसा दिखाई देता है, उसे बाहर का स्पेस काले रंग का दिखाई देता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। अब यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ से लाइट जब नहीं आ रही तो ये बादल जो है ना फ्रेंड्स, ये काले रंग का दिखाई देगा यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे ये वाला आप समझो बादल है, इसका घनत्व कम है, तो इसे जब लाइट पास हो जाती है तो फ्रेंड्स ये चीज़ें, ये क्या बादल क्या सफ़ेद नजर आता है। अब देखो ये जो बादल काले रंग का नजर आया, अगर कोई बंदा ऊपर एरोप्लेन में जा रहा है, अगर वो एरोप्लेन से जब नीचे देखेगा ना तो उसको फ्रेंड्स ये वाला बादल ऊपर से ना सफ़ेद दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है। लेकिन नीचे से काला इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही, ठीक है। मतलब वही बादल है, अगर जहाँ से कोई इंसान दिखेगा तो उसे सफ़ेद दिखाई देगा क्योंकि वहाँ से सूर्य की रोशनी इसके ऊपर पड़ रही है, ठीक है। ये कंसेप्ट होता है फ्रेंड्स इसके ऊपर, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत, जिसे कि हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी बोलते हैं, किस वैज्ञानिक ने दिया था? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, आइंस्टाइन। आइंस्टाइन वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत, जिसे कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी बोलते हैं, दिया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड्स। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, जिसे कि हम सापेक्षता का सिद्धांत बोलते हैं। इसमें जो आइंस्टाइन थे वैज्ञानिक, इन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बताया था, यानी कि जो, और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण के नियम, ठीक है, इसके बारे में बताया था आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन ने फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन भी दी है, E = mc²। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि E = mc² किस वैज्ञानिक ने दिया था? आपका आंसर आइंस्टाइन होगा, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा अधातु, अधातु को हम बोलते हैं नॉन मेटल, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था पर पाया जाता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड्स। यहाँ पे ब्रोमीन आया है, ब्रोमीन का फ्रेंड्स सिंबल Br होता है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है 35 होता है, ठीक है। और मैंने आपको फ्रेंड्स ऊपर बताया था कि जो पारा होता है, जिसको कि हम मरकरी भी बोलते हैं, ये एक ऐसा धातु है, ठीक है, ये धातु है जो कि रूम टेम्परेचर पे, या बोल सकते हो कि कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पे अधातु की बात हुई थी तो ब्रोमीन है, ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैंने दो वर्ड यूज किए हैं, धातु और दूसरा यूज किया मैंने अधातु, ठीक है। धातु को हम मेटल बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, और अधातु को हम नॉन मेटल बोलते हैं। धातु क्या होता है फ्रेंड्स, मैं आपको समझाता हूँ। धातु पहले मेटल की डेफिनेशन होती है, यानी धातु की डेफिनेशन होती है, मेटल इज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन। हिंदी में बोलते हैं कि धातु जो होता है ना फ्रेंड्स, ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है, मतलब बिकॉज इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है। और जो अधातु होता है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ये इसकी डेफिनेशन होती है धातु की और अधातु की। इसे भी आप कॉपी में नोट कर लो, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है हमारा, रॉकेट किस सिद्धांत पे कार्य करता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। न्यूटन के गति का तीसरा नियम आप सभी को पता है कि न्यूटन जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने गति के 3 नियम दिए थे, ठीक है। न्यूटन के गति का पहला नियम, जिसे कि हम जड़त्व का नियम भी बोलते हैं और गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। दूसरा था न्यूटन के गति का दूसरा नियम, और तीसरा है न्यूटन की गति का तीसरा नियम। इसी के ऊपर रॉकेट जो होता है ये वर्क करता है, या बोलते हैं रॉकेट का ऊपर उठने का सिद्धांत होता है, ठीक है। अब मैं आपको फ्रेंड्स ये तीनों नियम बता देता हूँ, ठीक है, आप इसे लिख लेना, ठीक है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको न्यूटन का जो गति का पहला नियम होता है वो बताता हूँ क्या होता है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वो वैसे ही चलती रहेगी जब तक उस पर कोई भी बाहरी बल उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तित ना किया जाए, ठीक है। और इसको हम गैलीलियो का नियम और जड़त्व का नियम भी बोलते हैं, ठीक है, न्यूटन की गति का पहला नियम का, ठीक है। अब मैं बताता हूँ न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या होता है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम होता है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल की दिशा में होता है। फिर देखो इसका मतलब क्या होता है, जो बल होता है ना, यहाँ पे लिखता हूँ, बल जो होता है वो बराबर होता है द्रव्यमान के, ये आप याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाता है, द्रव्यमान के मल्टीप्लाई होता है त्वरण के, ठीक है। और बल को हम F से लिखते हैं और द्रव्यमान को हम लिखते हैं M से, ठीक है, और त्वरण को लिखते हैं हम A से, यानी कि F क्या आया हमारे पास इज इक्वल टू M में,
ठीक है। एफ क्या होता है, बल जिसे कि फोर्स भी बोलते हैं, मास। एम होता है मास जिसे कि द्रव्यमान भी बोलते हैं। ए होता है हमारा एक्सीलरेशन जिसे कि त्वरण भी बोलते हैं। ये था न्यूटन की गति का दूसरा नियम। अब मैं पढ़ रहा हूँ न्यूटन की गति का तीसरा नियम, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसे इंग्लिश में होता है एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये इंग्लिश में होता है, हिंदी में पढ़ के बताता हूँ। ये होता है फ्रेंड्स, प्रत्येक क्रिया की प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में होती है, ठीक है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल देता हूं फ्रेंड्स। बंदूक की गोली चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। ये था न्यूटन की गति का तीसरा नियम का एक एग्जांपल। दूसरा है फ्रेंड्स रॉकेट का आगे बढ़ना, जो हमारा क्वेश्चन भी था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने आपको बताया अभी सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल जिसे कि हम हरित लवक भी बोलते हैं, में कौन सा धातु पाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। जो क्लोरोफिल होता है जिसे कि हरित लवक भी बोलते हैं, इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड्स। यहाँ पे वर्ड आया है क्लोरोफिल। सबसे पहले आपको बताना है फ्रेंड्स, जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों की फ्रेंड्स जो पत्तियां होती हैं, आप सभी को पता है कि हरे रंग की होती है। हरे रंग की क्यों होती है? क्लोरोफिल के कारण पेड़ पौधों की पत्तियां हरे रंग की होती है। यह आपने ध्यान रखना है। क्लोरोफिल को हम हरित लवक भी बोलते हैं। और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो रक्त होता है, रक्त में कौन सा धातु पाया जाता है? रक्त में धातु पाया जाता है लोहा, ठीक है। लोहा सबसे ज्यादा पाया जाता है, और थोड़ा बहुत फ्रेंड्स ट्रेसिस पाए जाते हैं सोना का भी, लेकिन आपको एग्जाम में ना सिर्फ लोहा याद करना है, सोना बहुत ही कम पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। पेंसिल में निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? ये क्वेश्चन एग्जाम में दो तरीके से पूछे जाते हैं, दोनों तरीका मैं आपको बताऊंगा अभी। पेंसिल में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है? मैंने आपको बताया, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो फ्रेंड्स एक तरह का कार्बन होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर था कि जो पेंसिल होता है उसमें ग्रेफाइट पाया जाता है, ठीक है। अब देखो फ्रेंड्स, हमारी पेंसिल कुछ इस तरह की होती है, ठीक, कुछ इस तरह की हमारी पेंसिल होती है, ठीक है। और बीच में ग्रेफाइट का बना होता है। इसे हम लेड पेंसिल भी बोलते हैं, इंग्लिश में लेड पेंसिल भी बोलते हैं, ठीक है। आपसे एग्जाम में पता क्या पूछा जाता है फ्रेंड्स, कि ये जो लेड पेंसिल है इसमें लेड कितना पाया जाता है? तो फ्रेंड्स आपका आंसर होगा लेड 0 पाया जाता है, क्योंकि लेड पेंसिल तो सिर्फ इसका नाम है। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए जो एग्जामिनर होता है पूछता है कि लेड पेंसिल में लेड कितने प्रतिशत पाया जाता है, आपका आंसर होगा 0% पाया जाता है, क्योंकि जो लेड पेंसिल होता है यानी जो पेंसिल होता है उसमें ग्रेफाइट पाया जाता है। ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। इस पेंसिल को हम लेड पेंसिल बोलते हैं, लेकिन नाम इसका लेड पेंसिल है, इसमें लेड नहीं होता, ठीक है। लेड एक तरह का तत्व है, या बोल सकते हैं एक तरह का एलिमेंट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला उपधातु कौन सा है? उपधातु को हम इंग्लिश में बोलते हैं मेटालॉइड्स, ठीक है, मेटालॉइड्स। फ्रेंड्स उपधातु एक तरह का मेटालॉइड्स होता है, ठीक है। और उपधातु ऐसा तत्व होता है फ्रेंड्स जो कि धातु की प्रॉपर्टी भी शो करता है और उपधातु की प्रॉपर्टी भी शो करता है। मतलब फ्रेंड्स जो मेटालॉइड्स होता है, जो उपधातु होता है, वो मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करता है और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करता है। फ्रेंड्स ये था उपधातु के बारे में। अब आपसे पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी में पहला उपधातु कौन सा है, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है बोरोन जो है ये पहला उपधातु है, ठीक है। दूसरा पूछा जाए, दूसरा उपधातु सिलिकॉन है। तीसरा पूछा जाए जर्मीनियम है। चौथा पूछा जाए आर्सेनिक है। हमसे पूछा गया था पहला, मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स बोरोन है, ठीक है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है बोरोन की। फ्रेंड्स बोरोन का जो फ्रेंड्स सिंबल होता है वो बी होता है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, बोरोन का सिंबल क्या होता है? बी होता है। और इसका जो फ्रेंड्स एटॉमिक नंबर होता है वो 5 होता है। परमाणु क्रमांक कितना होता है? 5 होता है। ये भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 92। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 होता है, या आप बोल सकते हो यूरेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 92 होता है। यूरेनियम की बात हो रही है, यूरेनियम का सिंबल यू होता है, ठीक है, यू सिंबल होता है। और यूरेनियम एक तरह का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ पे लेता हूँ, एक तरह का रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, या बोल सकते हो रेडियो सक्रिय तत्व है, ठीक है। रेडियो हिंदी में बोलते हैं रेडियो एक्टिव को रेडियो सक्रिय, मतलब रेडियो सक्रिय तत्व है। इसका मुख्य जो फ्रेंड्स प्रयोग होता है ना यूरेनियम का, ये हमारा जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है, जैसे कि आप नाभिकीय रिएक्शन भी बोलते हो, इसमें इसका प्रयोग होता है। बात हुई है न्यूक्लियर रिएक्शन की, मैंने आपको बताया जैसे कि हम नाभिकीय रिएक्शन भी बोलते हैं। मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन, हिंदी में भी बताता हूँ मैं आपको। न्यूक्लियर, आपने स्पेलिंग याद रखनी है, न्यूक्लियर फिजन की बात कर रहा हूँ। FISSION नाम स्पेलिंग होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं हम नाभिकीय विखंडन, ठीक है, याद रखना है आपको, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन होता है न्यूक्लियर फिजन का मतलब। दूसरा टाइप होता है फ्रेंड्स न्यूक्लियर रिएक्शन का, यानी नाभिकीय रिएक्शन का, न्यूक्लियर फ्यूजन।
यहाँ पे भी आपने स्पेलिंग पे ध्यान रखना है, न्यूक्लियर फ्यूजन, FUSION। इसको बोलते हैं हम नाभिकीय संलयन, ठीक है, नाभिकीय संलयन। अब देखो फ्रेंड्स, नाभिकीय विखंडन जो होता है ना, जो परमाणु बम होता है, ये आपने ध्यान रखना, परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन जो प्रक्रिया है इस पे आधारित होता है, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पे आधारित होता है, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का पूछा जाता है कि कैसा होता है। देखो मैं आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, यूरेनियम का आइसोटोप जो होता है 235 वो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख के बताता हूँ तब आपको समझ में आएगा। थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन अभी एग्जाम में सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम यूरेनियम का, मैंने आपको बताया, यू से लिखते हैं, ठीक है। और इसका मैंने आपको बताया परमाणु क्रमांक 92 होता है। इसमें जो फ्रेंड्स हम इसका आइसोटोप यूज़ करेंगे 238 वाला यूज़ नहीं करेंगे। मैंने आपको बताया कि 238 परमाणु क्रमांक होता है, हम यूज़ करेंगे 235, ठीक है। 235 यूज़ किया। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन है या नाभिकीय विखंडन रिएक्शन है, इसे स्टार्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। हमेशा आपने याद रखना है, न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। न्यूट्रॉन का सिंबल होता है N01, ठीक है। ध्यान रखना है आपने, हमें न्यूट्रॉन की जरूरत पड़ती है नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। हमने क्या किया, न्यूट्रॉन को इसके साथ हिट करवाया, मतलब टकराया बड़ी स्पीड में, तो हमारा रिएक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है। रिएक्शन जो स्टार्ट होगा तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा बेरियम प्लस क्रिप्टॉन, ठीक है। बेरियम प्लस क्रिप्टॉन तो मिला। अब जो मैं आपको ध्यान से जो आपको बताने वाला हूँ ना फ्रेंड्स, वो ध्यान से सुनना। पहले मैं आपको बेरियम का परमाणु क्रमांक बताया था, 56 होता है। इसका जो फ्रेंड्स मास नंबर होता है वो 144 होता है, ठीक है। और क्रिप्टॉन का परमाणु क्रमांक होता है 36 और इसका मास नंबर होता है 89। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान से सुनना कि मैंने यहाँ पे एक न्यूट्रॉन को हिट किया था रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। हमें नाभिकीय विखंडन रिएक्शन करवाना है, ठीक है। बेरियम मिला, क्रिप्टॉन मिला, साथ में फ्रेंड्स, ठीक है, साथ में इसके साथ हमें 3 न्यूट्रॉन मिले हैं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, 3 न्यूट्रॉन मिले हैं, ठीक है। मतलब कि बेरियम क्रिप्टॉन के साथ 3 न्यूट्रॉन मिले। हमने एक न्यूट्रॉन को हिट करवाया था, हमें कितने मिले हैं, 3 मिले हैं। फिर 3 से कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, 3 से फिर 9 हो जाएंगे, 9 से फिर 27 हो जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। मतलब फ्रेंड्स ये जो रिएक्शन है ना, ये चेन रिएक्शन में बदल गया, ठीक है। इसलिए फ्रेंड्स जो परमाणु बम होता है ना बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि वो चेन रिएक्शन में बदल जाता है और रिएक्शन खत्म नहीं होता, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है फ्रेंड्स, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट थी इसमें। अगला है हमारा, क्वार्ट्ज के लिए रासायनिक सूत्र क्या है। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, SiO2। SiO2 जो है ये क्वार्ट्ज का रासायनिक सूत्र है। क्वार्ट्ज फ्रेंड्स बेसिकली इसका इस्तेमाल जो ना घड़ियों में होता है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है कि जो घड़ियों में जो क्वार्ट्ज इस्तेमाल करते हैं वो उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Si2O2 होता है। आपसे पूछा जाता है कि घड़ियों में किस तत्व का प्रयोग होता है, क्वार्ट्ज का प्रयोग होता है। ये भी आपने ध्यान रखना है फ्रेंड्स। के बाद जो मैंने आपके टेस्ट रखा है ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में अच्छे से याद हो, मैं करवा दूंगा जब आपका रिवीजन करवाऊंगा। वो टेस्ट आपने जरूर अटेम्प्ट करना है फ्रेंड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोताखोर किन गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, ऑक्सीजन और हीलियम। फिर जो गोताखोर होते हैं ना, उनका जो फिर सिलेंडर होता है ना, उसमें 2 गैसें मिलाई जाती हैं, ऑक्सीजन और हीलियम, ठीक है। हीलियम इसलिए मिलाते हैं कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि हीलियम ना एक अक्रिय गैस होता है, ठीक है, इनर्ट गैस होता है। ये क्या करता है फ्रेंड्स, रिएक्शन नहीं करता किसी के साथ, मतलब कि इनर्ट होती है। दूसरा रीजन फ्रेंड्स ये होता है कि जो हीलियम होता है ये हल्का होता है। अब जैसे जैसे फ्रेंड्स कोई इंसान अगर काफ़ी फीट नीचे जाएगा पानी में, तो क्या होता है फ्रेंड्स, दाब बढ़ता है, ठीक है। दाब बढ़ने की वजह से फ्रेंड्स जो अकेला ऑक्सीजन है ना फ्रेंड्स, ये क्या करता है, जो हमारे टिश्यूज होते हैं वो उसको ब्रेक कर सकता है। इसलिए फ्रेंड्स में हमेशा हीलियम मिलाते हैं, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। तो हमेशा ऑक्सीजन और हीलियम का प्रयोग होता है गोताखोर जो होते हैं उनके सिलेंडर में। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान जैसे कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि में आईसी बनाने में किसका प्रयोग होता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, सिलिकॉन का प्रयोग होता है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे सिलिकॉन आया है, सिलिकॉन का फ्रेंड्स सिंबल जो होता है वो SI होता है, ये आपने ध्यान रखना है। सिलिकॉन का सिंबल होता है SI और इसका जो फ्रेंड्स परमाणु क्रमांक होता है वो 14 होता है। और IC का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। फ्रेंड्स जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, LEDs हो गए फ्रेंड्स, सभी में ना सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, ये एक तरह का सेमीकंडक्टर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बिना मिट्टी के जल में पौधों को उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स फ्रेंड्स एक तरह की प्रक्रिया है जिसमें बिना मिट्टी
मिट्टी के जल में पौधों को उगाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। रेंगने वाले जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हर्पेटोलॉजी। हर्पेटोलॉजी जो होता है ये रेंगने वाले जीवों का अध्ययन कहलाता है, याद रखना है आपको। यहाँ पे फ्रेंड्स वर्ड आया एक हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी होता है फ्रेंड्स ये रक्त का अध्ययन कहलाता है। यहाँ पे हिस्टोलॉजी आया है, ये फ्रेंड्स उत्तक जो होता है, जो हमारे टिश्यूज होते हैं जिसको हिंदी में हम उत्तक बोलते हैं, उसके अध्ययन को कहा जाता है। यहाँ पे हिपेटोलॉजी आया है। हिपेटोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स ये यकृत, यहाँ पे लेता हूँ, जिसे कि हम लीवर भी बोलते हैं, का अध्ययन कहलाता है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। धातुओं को जोड़ने में की जाने वाली गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग में आती है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, एसिटाइलिन और ऑक्सीजन। एसिटाइलिन और ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है धातुओं को जोड़ने वाली गैस वेल्डिंग में। फ्रेंड जो वेल्डिंग होती है दो तरह की होती है, ठीक है। एक वेल्डिंग तो नॉर्मल होती है जिसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, वो वाला नहीं। एक फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि एक सिलेंडर सा लगाया होता है, ठीक है, सिलेंडर सा लगाया होता है, और यहाँ से फ्रेंड्स क्या करते हैं, वो इस सिलेंडर से उन्होंने पाइप रखी होती है और पाइप को जलाते हैं तो यहाँ से बहुत तेज फ्लेम निकलता है, जिसका प्रयोग करते हैं कि जो भी पाइपें होती हैं लोहे की उनको जोड़ने में प्रयोग किया जाता है, जिसे गैस वेल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। ये एक अलग तरीके की वेल्डिंग होती है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया कि गैस वेल्डिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? एसिटाइलिन का और ऑक्सीजन का। यहाँ पे एसिटाइलिन आया है, आपसे एग्जाम पूछा जाता है कि जो एसिटाइलिन होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो आपको याद रखना है C2H2, याद रखना है C2H2 रासायनिक सूत्र है एसिटाइलिन का। ऑक्सीजन का होता है O, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे फ्रेंड्स। अब मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ, इससे क्या होगा फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन आपको और अच्छे से समझ में आ जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। सबसे बेहतरीन तरीका होता है फ्रेंड्स पढ़ने का कि पहले आप पढ़ो, फिर रिवीजन कर लो, फिर टेस्ट दे दो। तो मैं आपको उसी बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिवीजन। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। फ्रेंड्स मैंने आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ाया है, एक सेकंड भी मैंने आपका वेस्ट नहीं किया है, ठीक है, बिल्कुल बेस्ट पढ़ाया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? आंसर है नाइट्रोजन और ऑर्गन। जब लोहे पर जंग लगता है उसके वजन पर क्या फर्क पड़ता है? आंसर है लोहे का वजन बढ़ जाता है। किस धातु की मिलावट से बनी मिश्र धातु को संलय या संरस या एमलगम कहते हैं? आंसर है पारा। नेक्स्ट है हमारा, वायुमंडल में किस गैस की उपस्थिति के कारण पित्तल, जिसे कि हम ब्रास भी बोलते हैं, का रंग फीका हो जाता है? आंसर है हाइड्रोजन सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भूरा कोयला किस प्रकार के कोयले को कहते हैं? आंसर है लिग्नाइट। बैटरी रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? आंसर है विद्युत ऊर्जा में। बारिश से पहले बादल काले क्यों हो जाते हैं? आंसर है हम जानते हैं कि बादलों में पानी की असंख्य छोटी छोटी बूंदें होती हैं। कुछ बादलों में इन बूंदों की संख्या बहुत अधिक होती है तो कई बादलों में बहुत कम होती है। कुछ बादल सफेद रंग के दिखाई देते हैं तो कुछ काले रंग के या भूरे रंग के दिखाई देते हैं। बरसने वाले बादल आमतौर पर काले दिखाई देते हैं। इसका मुख्य कारण है जब किसी वस्तु पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो उसका कुछ भाग परावर्तित, जिसे हम रिफ्लेक्ट बोलते हैं, हो जाता है और कुछ वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। सफेद बादल अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को परावर्तित करती है। यदि कोई बादल उस पर पड़ने वाले प्रकाश को पूरी तरह से अवशोषित कर लेती हैं तो वह काले रंग के दिखाई देते हैं। वास्तव में काला रंग कोई रंग नहीं होता, प्रकाश के 7 रंग होते हैं। जब किसी वस्तु द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तो उस वस्तु का रंग काला दिखाई देता है। जो बादल सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं वह सफेद दिखाई देते हैं, लेकिन जो प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं वह काले दिखाई देते हैं। बरसने वाले बादलों में पानी की असंख्य बूंदें होती हैं जहां घनत्व ज्यादा होता है, जो प्रकाश के सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, इसलिए बरसने वाले बादलों का रंग काला दिखाई देता है। प्रकाश में जब ऐसे बादलों की संख्या अधिक होती है तो दिन में भी अंधकार हो जाता है, क्योंकि यह बादल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और उसे धरती पर नहीं आने देते। अगला क्वेश्चन है, सापेक्षता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, किस वैज्ञानिक ने दिया था? आंसर है आइंस्टाइन ने। कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था पर पाया जाता है? आंसर है ब्रोमीन। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर है न्यूटन के गति का तीसरा नियम। क्लोरोफिल, जिसे कि हरित लवक कहते हैं, में कौन सा धातु पाया जाता है? आंसर है मैग्नीशियम। पेंसिल में निम्न में से कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है? आंसर है ग्रेफाइट। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला उपधातु कौन सा है? आंसर है बोरोन।
यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? आंसर है 92। क्वार्ट्ज के लिए रासायनिक सूत्र क्या है? आंसर है SiO2। गोताखोर किन गैसों के मिश्रण से सांस लेते हैं? आंसर है ऑक्सीजन, हीलियम। इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान जैसे कंप्यूटर, मोबाइल इत्यादि में आईसी बनने में किसका प्रयोग होता है? आईसी बनाने में किसका प्रयोग होता है? सिलिकॉन का। बिना मिट्टी के जल में पौधों को उगाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? आंसर है हाइड्रोपोनिक्स। रेंगने वाले जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर है हर्पेटोलॉजी। आखिरी क्वेश्चन है, धातुओं को जोड़ने वाली गैस वेल्डिंग में कौन सी गैस प्रयोग में आती है? आंसर है एसिटाइलिन और ऑक्सीजन। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 20 क्वेश्चन करवाए, कहने के लिए 20 क्वेश्चन थे, लेकिन जितनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है 100 से ज़्यादा क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया कम टाइम में। इसके बाद 20 क्वेश्चन का मैंने आपको रिवीजन भी करवा दिया। अब फ्रेंड्स, सबसे बेहतरीन तरीका होता है पढ़ने का कि पहले आप पढ़ो, फिर रिवीजन करो, फिर टेस्ट दो। तो मैं आपको उसी बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा हूँ। 10 क्वेश्चन का मैं आपसे टेस्ट लूँगा फ्रेंड्स। सही जवाब जो होगा सिर्फ आपने अपने दिमाग में सोचना है। कमेंट करके सिर्फ आपने मुझे ये बताना है कि 10 में से आपको कितने क्वेश्चन याद हुए, 10 में से आपका स्कोर कितना रहा है। और वीडियो कैसी लगी है फ्रेंड्स, आपने ये ज़रूर बताना है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम 10 फ्रेंड में शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं टेस्ट के लिए आपको ऑल द बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी होती है? 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। सही जवाब आपने अपने दिमाग में सोचना है। जब लोहे पर जंग लग जाता है तो उसके वजन पर क्या फर्क पड़ता है? 4 ऑप्शन हैं। किसी धातु की मिलावट से बनी मिश्र धातु के संलय या संरस अमलगम कहते हैं। 4 ऑप्शन हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस की उपस्थिति के कारण पित्तल का रंग फीका हो जाता है? भूरा कोयला किस प्रकार के कोयले को कहते हैं? बैटरी रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? सही जवाब आपने अपने दिमाग में सोचना है और आपने अपना स्कोर जरूर बताना है 10 में से कितना रहा है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सापेक्षता का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था पर पाया जाता है? 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? 4 ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। फ्रेंड्स, मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए, 20 क्वेश्चन रिवीजन भी करवा दिया, 10 क्वेश्चन का टेस्ट भी ले लिया। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, कम से कम 10 फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर करिए फ्रेंड्स, ताकि फ्रेंड्स और भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाए। मैंने बताया आपको मेरा करंट अफेयर का चैनल भी है, आपको सर्च करना है यूट्यूब पर रवि स्टडी IQ GK 2.0। फ्रेंड, इसे भी आप सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। बहुत ही एक्सपर्ट लेवल का फ्रेंड्स यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ठीक है, PDF भी बिल्कुल एक्सपर्ट लेवल का दिया जाता है, मतलब PDF जो होगा बिल्कुल डिटेल में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसे भी आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आप मुझे टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, रवि स्टडी IQ GK नाम से। फ्रेंड्स, आप वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अगर 10 फ्रेंड के साथ, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो। और फ्रेंड, ऐसी और वीडियोस आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। मैंने साइंस का आपका कम से कम 80 to 90% सिलेबस कवर करवा दिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।